शैन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शैन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैंने पहले भी कहा था कि 5 अप्रैल के बाद वो टाइम स्टार्ट होगा जब कंपनी सिर्फ एक्शन मोड पे काम करेगी। जिन कस्टमर को मौका दिया गया, जिन्होंने आकर अपने पेपर जमा कर दिए लखनऊ में, या जिन्हें ईमेल आईडी के द्वारा पेपर जमा करने का मौका दिया गया है, उनके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि जो लीगल में गए हुए हैं वो भूल ही जाएं किसी भी तरीके से कि उनके मामलात या उनकी चीजें अब इतनी आसानी सेटल हो पाएंगी। क्योंकि जिन अधिवक्ताओं ने आप कस्टमर्स को मोटिवेट करके और आप लोगों से एफआईआर करा करके कंपनी पे प्रेशर बनाने के लिए आपका पैसा दिलवाने का आपसे वादा किया था, उन्होंने अधिवक्ता का जो सम्मानित व्यवसाय उसे छोड़कर कब दलाली का व्यवसाय से बना लिया। ये आप लोगों को एक नहीं कई सबूत ऐसे मिलेंगे जो देखकर पता चलेगा कि इस कंपनी से पैसा दिलवाने के नाम पर आपसे एफआईआर कराएगी, लेकिन उस एफआईआर का दुरुपयोग पैसा कमाने के लिए किया गया। और आप सब लोग या तो फिल्मों में कानून देखकर सीखे होंगे, या ऐसे ही किसी उठाई गिरे दलाल किस्म के वकीलों के चंगुल में फंस करके आपको कानून की थोड़ी बहुत बातें उसने की होगी, प्रभावित कर लिया होगा। लेकिन मैं अपने जीवन के 20 साल पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर और बहुत ही गहराई से मैंने कानून को अपने आंखों से देखा है, काम करते देखा है। और न जाने ऐसे कितने जजमेंट्स मैंने देखे हैं जहां पर संभावनाएं कुछ और रही हैं, लेकिन जजमेंट आया कुछ और है। कानून में हमेशा किसी भी अपराध के पीछे का जो कृत्य के पीछे का जो कारण होता है, जिसे कानूनी जबान में इंटेंशन और मोटिव कहा जाता है, पहले वो देखा जाता है। अगर कोई एक जुर्म साबित ना हो पा रहा हो बार बार, मुजरिम जिसे बनाया गया अगर वो बार बार ये कहे कि जुर्म मैंने नहीं किया, और अपराध उसने कारित किया भी ना हो, साबित ना हो रहा हो, सामने से आरोप लगाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और लगातार आरोप लगाए और आरोप साबित ना होता हो, तो अदालतें ऐसे मामलों में आरोप लगाने वाले के पीछे की मंशा और सफाई देने वाले के पीछे की मंशा, दोनों की मंशाओं को देखते हैं कि इन लोगों की ये मंशा क्या है जिस पर आरोप लग रहा है, जिस कारण वो आरोप लगाने वालों की मंशा क्या है, और जो सफाई दे रहा है उसकी मंशा क्या है। इस इंटेंशन और मोटिव के आधार पर हमारे संविधान में ऐसी कई धाराएं हैं, ऐसे कई क्लॉज दिए गए हैं जहां पर फैसला किया जाता है। और न जाने कितने ऐसे मुजरिमों को, जिन्हें पहले मुजरिम घोषित करने की कोशिश की गई, उन्हें आजादी मिली, और ऐसे कई लोगों को सजा मिली जिन्हें कभी कल्पना तक ना कर रखी थी किसी से उन्हें मिलेगी। शाइन सिटी पे एफआईआर कराने के पीछे की जो वजह रही है, इंटेंशन या मोटिव जो रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को प्रेरित करना, उससे प्रेरित होकर के लोग आते गए, डर की वजह से उन्होंने एफआईआर कराई, ना कि शाइन सिटी पैसा लेके भागी थी। इसके साथ साथ एसोसिएट को डराना, धमकाना या उन्हें प्रोटेक्शन देने की बात करना, इस वजह से एसोसिएट ने अपने कस्टमर्स को एफआईआर करवाने दिया और ले जाकर के ऐसे दलाल वकीलों के चंगल में फंसा दिया जिनका मकसद उन कस्टमर से पैसा कमाना था। उसके बाद रिडेम्पशन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो एफआईआर, सेटलमेंट, जमानत, इसका दौर फिर से शुरू हो गया। तो पूरे मामले में कस्टमर का पैसा मिल जाए या कंपनी भाग गई है, ये दोनों कभी भी मुद्दा नहीं था। पूरे मामले में मुद्दा सिर्फ इतना सा था, कौन कितनी ज्यादा एफआईआर करा लेगा और कौन कितना ज्यादा रिडेम्पशन करा सकता है। आपने किसी अच्छे वकील को देखा है जो अपने चैंबर में बैठ करके ऐसे फोटोग्राफ शेयर करता हो? किसी अच्छे वकील को देखा है जो डायरेक्टली फोन करके कस्टमर को गाली देता हो, जो डायरेक्टली फोन करके किसी एसोसिएट को गालियां देना शुरू कर देता हो? आपने किसी ऐसे अधिवक्ता को देखा है जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार लगातार झूठे आरोप लगाना शुरू करे और झूठे आरोपों को प्रचारित करते हुए सोशल मीडिया के द्वारा आप कस्टमर को भ्रमित और प्रभावित करने का कार्य करे? कभी आपने ऐसा कोई वकील देखा है? अगर कोई मेमना, कोई बकरा शेर की खाल पहन ले और आपके बीच में टहलना शुरू कर दे, तो आप उसे शेर समझेंगे, इसे दो राय नहीं। लेकिन जब उसकी हरकतें आप देखेंगे कि उसकी हरकतें, वो घास खा रहा है, पत्ते खा रहा है, उसकी हरकतें आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो अपनी आदतों से मजबूर यहां से वहां, वहां से वहां विचरण कर रहा है,
किस प्रकार से वो दहाड़ने की जगह मिमिया रहा है, तो आप सब अगर उस मेमने को ना पहचान पाए, उस शेर की खाल में छिपे हुए उस मेमने को ना पकड़ पाए, तो ये गलती आपकी है, उस मेमने की नहीं है, क्योंकि वो तो जान ही रहा है कि मूर्ख बनाने के लिए आया है। और जितने लोग मूर्ख बन रहे हैं वो हकीकत मूर्ख बन नहीं रहे हैं, बल्कि वो साबित कर रहे हैं कि मूर्ख हैं वो। आज तक किसी भी कस्टमर ने आज तक इस दलाल से नहीं पूछा कि वकील किधर का है ये। इस फोटोग्राफ्स में जितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं प्रेसिडेंटों के, उनके कस्टमरों ने जब इसके चैंबर से एफआईआर कराई होगी, जैसे इसने खुद गुलाब चंद यादव का नाम लिया, गुलाब चंद यादव के एफआईआर में अभिषेक ठाकुर का नाम है और गुलाब चंद यादव इसके कस्टमर हैं। अब गुलाब चंद यादव एफआईआर करा रहे थे तो अभिषेक ठाकुर का नाम इसकी जानकारी में जानबूझकर डाला गया और डलवाया गया। अब गुलाब यादव को पूछना चाहिए कि भाई जब आपने नाम अभिषेक ठाकुर डलवाया है तो अभिषेक ठाकुर आपके चैंबर में क्या कर रहे हैं, और जब इसने अभिषेक ठाकुर का नाम डलवाया तो अभिषेक ठाकुर के यहां होने की सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी गई? सिर्फ इसलिए कि अभिषेक ठाकुर साथ डील बनाई जा रही थी, अभिषेक ठाकुर को ब्लैकमेल किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर जिस समय फोटोग्राफ्स वायरल किए गए, उस समय वो सारे जांच अधिकारी या पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे जिन्होंने उस एफआईआर को रजिस्टर्ड किया था और जिन्हें उस समय मुजरिम के तौर पर अभिषेक ठाकुर की जरूरत थी। जाहिर सी बात है ये सारे के सारे मुद्दे, सारे के सारे सवाल कानूनी रूप से जब उठाए जाएंगे तो इसका जवाब दे पाना बहुत मुश्किल होगा। और यही सवाल जब अभिषेक ठाकुर से होगा तो अभिषेक ठाकुर का विवेक, अभिषेक ठाकुर की समझ, अभिषेक ठाकुर की वफादारी उनको यह सिखाएगी कि उन्हें जवाब क्या देना है। अब अगर अभिषेक ठाकुर ये जवाब देते हैं, क्योंकि ये पुलिस कस्टडी में है, अगर ये जवाब देते हैं कि एक फोटोशूट था, चले गए थे फोटो खिंचवाने, तो अलग बात होगी। अभिषेक ठाकुर अगर ये बताते हैं कि हां इसी व्यक्ति ने सभी लोगों को एफआईआर के लिए प्रेरित किया और उसके बाद एफआईआरों पर इसने ब्लैकमेल करना शुरू किया और एसोसिएट्स को फोन करके बुला करके उनसे सौदा करना शुरू किया कि या तो आप हमारा साथ दीजिए, नहीं तो हम आपको पकड़वा करके जेल में डलवा देंगे। अभी अभिषेक ठाकुर का विवेक कहता है कि वो क्या जवाब देते हैं, सच्चाई का या झूठ का। ऐसे ही बाकी बैठे हुए दोनों प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट खुद अपनी जिंदगी के, अपने परिवार के और अपनी की गई गलतियों के खुद जिम्मेदार हैं। ये इनका विवेक कहता है कि ये क्या जवाब देते हैं, लेकिन सवाल तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सवाल उठाने के लिए मैं जिंदा हूं, अभी मैं मरा नहीं हूं। हर उस व्यक्ति को कब्र से खोद के मैं बाहर लाऊंगा जिसका शाइन की बर्बादी में छोटा सा भी हाथ होगा। हर वो व्यक्ति जवाबदेह होगा मेरी बातों का जिसने शाइन के मामले में जरा सा भी कहीं पर कोई भी ऐसा कृत्य किया होगा जो शाइन को नुकसान पहुंचाता हो। आज की तारीख में जब से शाइन का माहौल बदला है, सुप्रीम कोर्ट से जब से स्टे आया है, लोगों की आंखें खुलनी शुरू हो गई हैं। लोग समझना शुरू कर चुके हैं कि नहीं, हकीकतन ये कंपनी वापस आना चाहती है और बगैर इसके वापस आए काम नहीं चलेगा। और जिस दिन चार्जशीट सामने आ गई उस दिन के बाद तो किसी एसोसिएट पास भागने का रास्ता भी नहीं होगा। जिस दिन चार्जशीट सामने आ गई उस दिन के बाद से किसी भी कस्टमर के पास, कंपनी के पास आने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। और मैं आज आपको एक बात यह भी बता दूं, कानून यह कहता है, कानून की धाराएं यह कहती हैं कि जिस वक्त चार्जशीट सबमिट की जाएगी और हमारे वकील महोदय जितने भी हैं जब इस मुकदमे की पैरवी पुरजोर तरीके से करेंगे, ईडी के हटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कंपनी के ऊपर से। ध्यान रखिए, कंपनी के ऊपर से ईडी की जांच खत्म होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि कंपनी ने कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग की साबित कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन ईडी को हम नहीं हटने देंगे। एसोसिएट्स, कस्टमर और बाकी वो सारे बाहरी एजेंट्स या लैंड मैनेजर, वेंडर जिनके पास कंपनी का पैसा गया हुआ है और एडवांस में शो कर रहा है, इस मामले से तो ईडी को हम भी नहीं हटने देंगे। हम बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में यह अपील करेंगे कि इतने साल की इस तरह की हरकतों की वजह से हमारा बहुत ढेर सारा पैसा लोगों ने हड़प लिया और वो पैसा लेकर के लोगों ने प्रॉपर्टी बना ली, गाड़ियां खरीद ली। हकीकत में मनी लॉन्ड्रिंग तो यह है कि आपने पैसा लिया हमसे,
हमें जमीन दिलाने के लिए, और हमें जमीन न दिला करके आपने उससे अपनी संपत्ति बना ली, और उसका आरोप हमारे ऊपर लगा, हम पे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हुई, जबकि जांच इनके ऊपर होनी चाहिए। तो 500 से ज्यादा लोगों के नाम आ रहे हैं चार्जशीट के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच उनकी होनी चाहिए, और होगी, हकीकतन होगी। और ये 2 कौड़ी के उठाई गिरे दलाल वकील की इतनी औकात नहीं है कि ईडी की जांच में किसी प्रकार से आप में से किसी की मदद कर दे या हस्तक्षेप कर दे। इस 2 कौड़ी के दलाल वकील की इतनी औकात नहीं है कि 500 लोग जो नामित किए गए हैं, उन्हें जब ईडी बुलाएगी पूछताछ के लिए, तो उनके सामने ये जा करके किसी भी तरीके से ये कह सके कि नहीं, आप इनका नहीं, इनका नाम लेना। ऐसे हजारों इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, जहां ये कभी किसी को बचाने के लिए कस्टमर गाली दे रहा है, और कभी किसी को फंसाने के लिए कस्टमर गाली दे रहा है। न जाने कितने कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी एफआईआर करी है। मैं आज आपको बता देता हूं कि आप ये जान लें कि अगर आपका क्लेम झूठा निकल गया, तो आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दायर होने वाला है, यह कानून कहता है। और आप इसके कस्टमर हैं, तो आप ये मान के चले कि मनी लॉन्ड्रिंग केस आपके ऊपर आना ही आना है, हर हाल में आना है। और इस 2 कौड़ी के दलाल वकील की न तो इतनी औकात है कि आपको इससे बचा सके, और न इसकी इतनी औकात अब है कि ये जाकर के आपको कहीं से कोई ज्ञान दे सके कि ये नहीं, ये बयान देना। क्योंकि कस्टमर, एसोसिएट सब अच्छे तरीके समझ चुके हैं कि ये शेर की खाल पहन करके मेमना, जो पहले कभी मिमियाया करता था और आज आपके बीच में आकर के आपको मूर्ख बना रहा है, अभी आपको मूर्ख बना रहा है, मूर्ख समझ रहा है, या आप मूर्ख हैं, या आप खुद फैसला करें। भरमार है इसके खिलाफ सबूतों का। मैं ग्रुप पे नहीं डालूंगा आपको ये सारे सबूत देखने के लिए, क्योंकि अब ये सबूत प्रचार करने के लिए नहीं है, बल्कि अब ये सबूत पेश करने के लिए है कोर्ट में, ताकि इस 2 कौड़ी के दलाल को इसकी औकात बताई जा सके, और बताया जा सके कि ऊंट कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, जिस दिन साला वो पहाड़ के नीचे आएगा उसको अपनी औकात पता चल जाएगी। और अब ये ऊंट, या इसके से जितने भी ऊंट हैं, ऊंट क्या, ये तो मेमना भी नहीं है, पहाड़ के नीचे आ चुका है। और पहाड़ के ऊपर से अगर एक छोटा सा पत्थर भी गिरा ना इसके सर पर, तो वहीं पर ये धराशायी हो जाएगा। और शुरुआत उसकी हो चुकी है। न जाने कितने लोग जो पहले इसके चाटुकार हुआ करते थे, आज की तारीख में उनको समझ में आ गया कि इसकी चाटुकारी में नुकसान ही है। आने का प्रयास कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसे दसियों लोगों से मेरी बातचीत हुई है जिन्होंने ये इच्छा जाहिर करी कि हम कंपनी के दिए गए रास्ते पर चलने के तैयार हैं, और मैंने सामने से उनको मना किया है। मैंने उनसे कहा कि जब आपके पास आपका अधिवक्ता है, आपने क्लेम डाल दिया है, तो जाइए जाकर क्लेम में वो करिए। लोगों ने साफ मना कर दिया कि नहीं सर, हमें समझ में आ गया है कि इस आदमी ने हम सबको मिलकर बेवकूफ बनाया है, और अब ये आदमी अपने अंजाम पे जाने वाला है। फिलहाल टाइम परिवार के सभी कस्टमर्स जो इसके साथ नहीं गए, वो ये जान लें कि इस व्यक्ति ने ही आप सब लोगों के पैसे को इतने दिन तक होल्ड करवाने का जो झूठा आरोप लगाकर कोर्ट में जो नाटक किया था, उसका असली गुनहगार ये है। इसकी औकात नहीं है कि रुकवा दे क्लेम प्रोसेस, इसकी औकात नहीं कोई कोई कंपनी बंद करा दे। हां, आप सभी कस्टमर को प्रेरित करके झूठे आरोप लगवा करके कोर्ट में इसने साजिशन वो सारी बातें रखवाई जो सच्चाई नहीं थी, और उन झूठी बातों की जांच करने की वजह से कोर्ट ने इतने साल तक स्टे लगा के रखा हुआ था कंपनी के ऊपर कि कंपनी को संचालित नहीं कर सकती। अब कंपनी भी निश्चिंत होकर बैठी, लगा के रखो स्टे, जब तक लगा के रखना है, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जब तक लगा के रखो, हमें कोई दिक्कत की, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन जांच करिए, और जांच पाएगा हर एक अपराधी को जेल के अंदर डालिए।